हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपके सामने एक पॉजिटिव कोटेशन है। जीवन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ करनी चाहिए, है ना। हमारे अंदर जो भी हम काम करें उसके लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? क्रेज होना चाहिए कि यार मज़ा आएगा, आज कुछ सीखेंगे, आज कुछ हम नया करेंगे। इस तरीके की पॉजिटिव थिंकिंग होगी और जब आप उस चीज़ को करेंगे तो आप उस चीज़ को इन्जॉय भी करेंगे, है ना। और जैसे मान लीजिए जब आप छोटे थे, आपको क्या था, स्कूल ट्रिप्स पे लेके जाया जाता था, है ना। जैसे पिकनिक पे ले जाता था तो उस दिन आप पूरी रात नहीं सोते थे, ठीक है। कल सुबह जाएंगे और जल्दी जग जाते थे, कल सुबह जाएंगे जाएंगे, है ना। तो वो वाली चीज़ आपके अंदर एजुकेशन में भी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके लिए लेक्चर आ रहा है, तो इस लेक्चर को ऐसे नहीं देख लेंगे बाद में। आपको यह है कि अच्छा ये लेक्चर आ रहा है तो मुझे इसे कंप्लीट करना है और इसके बाद में इसको 2-3 बार देख दाख के फिर पूरे नोट्स बना लेना और पूरा रिवाइज करके इसको आज ही खत्म कर देना है, ठीक है। आपके अंदर जब तक ये पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी, आप किसी भी चीज़ को सक्सीड नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए, है ना। तो पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखनी है। और ये देखिए यहाँ पर आपके सामने एक बंदा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस फोटो को देख के आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, ठीक है। इस फोटो को देखने के बाद में आपके मन में क्या विचार आ रहा है, उससे क्या होता है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होती है, आपका नेचर डिफाइन होता है, ठीक है। आप कैसे थॉट्स रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इस बंदे को देखा, आप इसको हैप्पी मूड बताएंगे या फिर सैड बताएंगे, ठीक है। एक होता है ना परेशान, दुखी, कि यार ऑफिस जाने के लिए रेडी है, सुबह खड़ा है, वो देख रहा है। हैप्पी वाला बताएगा कि भाई ये अपने दिन की शुरुआत बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ कर रहा है और बस ये रेडी है कि जैसे ही ये सूरज थोड़ा सा उगे और ये घर से निकले, रेडी हूँ बिल्कुल और अपने काम के लिए जाऊँ, जो भी इसका डिटर्मिनेशन है उस गोल को अचीव करूँ, ठीक है। तो अगर ये वाली थिंकिंग है हैप्पी वाली, तो आप क्या है, आप आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत चुके हैं, ठीक है। तो हमेशा जीवन में क्या रहना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। अब देखिए यहाँ पर आपने एक कोटेशन पढ़ा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में क्या होती है, जान होती है, ठीक है। पंखों से कुछ नहीं होता भाई, हौसलों से उड़ान होती है। तो पंख क्या है, हमारी किताबें हैं, ठीक है। हमारी जो बुक्स हैं वो क्या है, हमारे लिए पंख हैं, ठीक है। ये बुक्स तो हमारे सबके पास हैं, टेबल पे पड़ी हैं, परंतु जब तक उस बुक के अंदर लिखा हुआ ज्ञान हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा और ब्रेन में पहुंचने के बाद में हम उसका एप्लीकेशन नहीं जानेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपने मान लीजिए किताब खोली, उसको पढ़ लिया, पढ़ने से वो आपकी ब्रेन में पहुंच गया, ब्रेन में पहुंचने के बाद में आप उसका एप्लीकेशन ही नहीं जानते हो, ठीक है। कहाँ उसको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, फिर तो उसका एप्लीकेशन भी जानना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक हौसला होना चाहिए कि हाँ मुझे तो ये करना है करना है करना है, कैसे भी करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे टेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको नहीं आए तो कुछ नहीं, आपको ये कोई और आके बताएगा, इसकी क्या जरूरत है, आप खुद ढूंढो ना उसको। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम क्या, यूट्यूब पे, इंटरनेट पर आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तो वो फालतू की चीज़ें मिल जाएंगी, पर वहाँ से नहीं लेनी है, ठीक है। आपको कहाँ से लेनी है, अच्छी चीज़ें लेनी है, कहाँ से मिलेंगी, इंटरनेट से मिलेंगी। इंटरनेट पे भी देखो सब कुछ मिलता है, पर लेना आपको क्या है, जो आपके काम की चीज़ है। आप जैसे मान लीजिए जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट है, आपसे कोई शॉर्टकट पूछिए, आपको नहीं याद आ रही है, एकदम से गूगल करें और सर्च कर लें, कोई ज़रूरी है बुक खोल के देखें, है ना। जैसे मतलब अपने नोट से देखोगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा रहता है कि एग्जाम में भी वो हिट करेगी चीज़। अच्छा उस पेज पर मैंने वो चीज़ लिखी थी तो अच्छा वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो वो आपको और ज़्यादा एनर्जेटिक करेंगे एग्ज़ाम से पहले, ठीक। क्योंकि उनका रिवीजन आप जब करके जाएंगे तो वो चीज़ आपके ब्रेन में एक ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, अच्छा उस पेज पे ये था, इस पेज पे ये था, इस पेज पे ये था, तो ऐसे करके वो सारा याद हो जाएगा, ठीक है। और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी लिखते हो आप साथ साथ, तो वो शॉर्ट ट्रिक भी रिवाइज हो जाएंगी, है ना। तो जहाँ आप खुद से लिखोगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट कि कोई और आके आपको बताए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए अब स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करने से पहले देखिए हम आपसे रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यू पूछते हैं, है ना। क्वेश्चन एंड जो लेक्चर खत्म हो जाता है उसके बाद 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसके आंसर करते नहीं है, कुछ बच्चे करते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन तो आपके लिए ही पूछे जाते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके, ठीक है। और इसमें हम एमसीक्यू भी प्लान कर रहे हैं, तो क्या आप एमसीक्यू चाहते हैं नेक्स्ट लेक्चर क्या हम एमसीक्यू पे लेकर आए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का? तो बताइए, अगर आप चाहते हैं तो हम उसका एमसीक्यू, डिटेल एमसीक्यू आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, ये होती है एक स्प्रेडशीट, है ना। इसको वर्कबुक भी बोला जाता है, वर्कशीट बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। और यहाँ देखिए सबसे पहली जो टैब होती है उसे क्या बोला जाता है, टाइटल बार, ठीक है। ये आपको पता ही होगा,
कौन सी होती है? ये वाली होती है, सबसे ऊपर वाली, इसको टाइटल बार बोला जाता है। अब ये टाइटल बार बोला जाता है, इसमें क्या है, यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक 1। तो इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये बुक 1 पर, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने ये वर्कशीट, है ना, स्प्रेडशीट खोली। अब आप स्प्रेडशीट खोली, स्प्रेडशीट का तो देखो सिंपल सा मतलब होता है स्प्रेडशीट, है ना। अब ये स्प्रेडशीट का मतलब होता है कि खाली पड़ी है। स्प्रेड मतलब खाली, स्प्रेड मतलब स्प्रेड फैली हुई, है ना, तो खाली पड़ी है। जब आप इस स्प्रेडशीट पर काम करने लगते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? वर्कशीट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके से। स्प्रेडशीट किसे बोला जाता है, वर्कशीट किसे बोला जाता है, तो ये दोनों सेम एक ही चीज़ को बोला जाता है। परंतु स्प्रेडशीट जब आप उस पर कोई कार्य नहीं कर रहे तो उसे स्प्रेडशीट, और जब उस पर कार्य कर रहे हैं तो उसे क्या बोला जाता है? वर्कशीट बोली जाती है। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट हम जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं तो 3 जो ये शीट यहाँ पे 1 लिख रहा है ना, 1, 2 और 3, इस तरीके से 3 शीट बाय डिफ़ॉल्ट इस अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होती हैं, जिस पर अपन एक साथ काम करते हैं। और ये मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 256 तक होती है मैक्सिमम। ठीक है, 3 बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं और मैक्सिमम 256 तक होती हैं। आप जितनी चाहें उतनी यूज़ कर लें अपने काम के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर दूसरी जो टैब है, दूसरी टैब कौन सी है? मेन्यू टैब। आपको पता ही है मेन्यू। ठीक है, इसमें क्या क्या है मेन्यू टैब में? फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेट, रिव्यू, व्यू, है ना। तो ये भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको मेन्यू बार में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो आपको ये भी याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये देखो, ये मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनके बाद इनके बिना क्या है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले जो चीज़ समझाई जा रही है उनको समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपको A1 दिखाई दे रहा है ना। A1 से पहले ये ले लेते हैं कैलिब्री। ठीक है, आपका जो फॉन्ट होता है, जैसे मान लीजिए आप इसमें इस सेल के अंदर काम कर रहे हैं, इसको सेल बोला जाता है जहाँ पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट करती हैं। अभी कॉलम और रो भी बताएंगे, उससे पहले मैं कैलिब्री इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इसके अंदर काम कर रहे होंगे जिसमें ABCD कुछ ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो फॉन्ट होता है ये फॉन्ट कैलिब्री में होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कार्य करते हैं तो वो कौन सी कैलिब्री में, मतलब कौन से फॉन्ट के अंदर होता है, तो वो कैलिब्री फॉन्ट के अंदर होता है। और ये फ़ॉन्ट यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं, तो आप कोई सा भी चूज़ कर लीजिए। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? साइज़ कितना होता है? 11 होता है, 11 होता है इस फ़ॉन्ट का साइज़। डिफ़ॉल्ट साइज़ जो इसमें ऑलरेडी रहेगा, आप अपने चेंज नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट पे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे थे। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आप ये फर्स्ट, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको क्या बोला जाता है? नेम बॉक्स। ठीक है, ये होता है नेम बॉक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आप जिस भी सेल में काम कर रहे हैं, जो आपकी एक्टिव सेल है, मान लीजिए ये आपकी एक्टिव सेल है, आप इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ शो हो जाएगा? इस नेम बॉक्स के अंदर काम हो जाएगा। ठीक है, अब जो इस एक्टिव सेल के अंदर ये काम हो जाएगा कि आप कौन सी सेल के अंदर कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये H दिख रहा है। ठीक है, H क्या है? कॉलम है। ABCD ये जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं इन सबको, ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है? कॉलम। ठीक है, इनको कॉलम बोला जाता है। और इनको क्या बोला जाता है? रोज। जो नंबर्स में दिखाई देते हैं उनको क्या बोला जाता है? रोज। ठीक है, ये रोज हो गई। तो ये कॉलम और रोज जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाली पहली, एक बार अब ये डिलीट कर देता हूँ, ये तो मैं लिख दिया है, आपने समझ लिया होगा मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहली सेल है ना, अगर हम इससे पूछें इस सेल का नाम क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट नेम सबसे फर्स्ट सेल का नाम क्या होता है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, पहली सेल का नाम क्या होता है। अब यार पहली सेल का नाम क्या होता है? पहली सेल का नाम ऐसे पता चलता है जो कॉलम का नाम होता है ना। कॉलम का नाम पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद नाम आएगा रो का नाम। अब यहाँ पे देखिए कॉलम का नाम क्या है? ए, तो ए आ जाएगा। रो का नाम क्या है? एक, तो एक आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहली सेल का नाम क्या था? इसका A1 था, ये रहा, ये वाली।
जो इस जगह पर होगी, ठीक है। सबसे ऊपर कॉर्नर में जो होगी उसका नाम A1 होगा। और ये कैसे पता चलता है, ये ऐसे पता चलता है कि ये नेम बॉक्स में जैसे पहली सेल में आप काम करेंगे तो पहली सेल पे ही रहेगा, जब भी आप इसको खोलेंगे तो पहली सेल पे ही रहेगा आपका हाईलाइटेड पोर्शन। जिस भी सेल पे आप काम करेंगे वो क्या होगी, थोड़ी उभरी हुई डार्क हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा मैं इस सेल के अंदर काम कर रहा हूँ। और जिस भी सेल के अंदर काम करेंगे उस वो कहाँ शो हो जाएगा, नेम बॉक्स के अंदर शो हो जाएगा। अब यहाँ पे A1 लिखा हुआ है तो कहाँ काम कर रहा है, A1 सेल के अंदर काम कर रहा है। अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई तो आपका आधा काम हो गया, क्योंकि ये कॉलम और रोज पे बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से वो चीज़ें कंप्लीट होती हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो अपन ने पढ़ा था ये थी सारी कॉलम्स, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन किधर दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है यार A B के बाद C, तो अपन बोलेंगे यार इस साइड में कॉलम्स है। नहीं भाई, कॉलम्स अपन ने देखे थे, कॉलम्स का मतलब होता है जो खड़े खड़े डंडे होते हैं। कॉलम्स का मतलब पिलर, जिस पे अपना घर खड़ा होता है, तो वो कॉलम्स होते हैं ना इस तरीके से, पिलर्स, है ना। तो पिलर से याद रखिए। तो अब इसका डायरेक्शन किधर से होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे जैसे काम करेंगे। तो वैसे अगर मान लो ऊपर से काम कर रहे हैं तो नीचे, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इस तरीके से अपन क्या बोलेंगे, अपन कॉलम में मूव कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी कॉलम में मूव कर रहे हैं, अब मैंने ये मान लीजिए ब्लू पेन से एक एरो बनाया, तो इस कॉलम का नाम बताइए। इस कॉलम का नाम है L, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मैं इस रो के अंदर मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये रो कौन सी हो गई, यहाँ से ये वाली आ जाएगी, 19 नंबर की रो हो जाएगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन कौन सी सेल के अंदर काम कर रहे हैं, यहाँ पे सेल हो गई है, ठीक है। तो कौन सी सेल हो गई, L19 सेल हो गई, ठीक है। कॉलम का नाम पहले आ जाएगा, फिर सेल का नाम आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा गया था कि जैसे मान लीजिए आप L कॉलम में काम कर रहे हैं और रो नंबर 19 में है, तो इसका नाम क्या होगा, सेल का। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बेसिक्स आपको आने चाहिए, ठीक। अगर आपको इतनी चीज़ आ गई तो आगे चलें। तो अब आगे देखते हैं, ठीक। और ये देखिए, ये जो ये वाली दूसरी बार है, ठीक है, इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपने मान लीजिए इस सेल के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक। एक ही सेल बनाता हूँ, चलो एक सेल ये वाली है ना। अब इस सेल के अंदर काम कर रहे हैं, अब इस सेल के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो यहाँ पर फॉर्मूला बार में भी शो होगी। और एक पुलिस का एग्जाम था शायद, उसमें पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर में से आया था ये क्वेश्चन, कि जैसे मान लीजिए आप C4 सेल के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर में और कहाँ दिखाई देगा, तो वो कहाँ दिखाई देगा, फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। जो एक तो एक्टिव सेल हो गई, ये एक्टिव सेल हो गई, इसके अंदर दिखाई देगा जहाँ वो चीज़ लिखेंगे। यहाँ पे आपने मान लीजिए कोई टाइप किया तो वो यहाँ पे भी टाइप हो जाएगा फॉर्मूला बार के अंदर। तो ये कहाँ दिखाई देता है, फॉर्मूला बार के अंदर दिखाई देता है। देखिए अपने CET में जहाँ से भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो वो सब हम क्या करेंगे, कवर, मतलब उनको कवर करते चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप ये जानते ही हैं राइट हैंड साइड में क्या होती है, स्क्रॉल बार होती है। तो आ जाइए आप आगे देखते हैं। इसमें देखो एक्सेल एक क्या है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। अपन ने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का देखा ही था, इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन बताइए कब हुआ था, 4 अप्रैल, ईयर बताइए, 1975 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। इसने क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण किया था, जो एक तरीके से क्या है, बंच ऑफ ऑल अदर एप्लीकेशंस है। उसके अंदर हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, नोटबोर्ड हो गया, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी हमें उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा एक्सेल क्या है, उसी का एक पार्ट है, ठीक है, जो हम ये देख रहे हैं। अब आज ये देखिए, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में क्या होते हैं, रोज, सेलों का समूह है जो पेज के बाएं से दाएं जाता है, मतलब लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। यार ये बायां हो गया ना, लेफ्ट टू राइट, इधर की तरफ तो जा रहा ही है, ये बाएं से दाएं, ठीक है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। रो तथा कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेल है, ठीक है, जहाँ पर क्या होती है, रोज, ये वाली तो रोज हो गई, जैसे ये 10 नंबर क्या है, ये रो हो गई। और जहाँ पे कॉलम आ रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। जहाँ पर ये N आ गई और यहाँ पर ये 17 नंबर की ये आ गई, और यहाँ पर ये एक सेल बन रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, रोज एंड कॉलम की इंटरसेक्शन, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है, ठीक है, सेल बोला जाता है, CELL।
ये अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक्स क्वेश्चन है, ऐसे कभी भी कुछ भी घुमा फिरा के पूछ लेगा, फिर वहाँ पे कंफ्यूज होने से बेटर है कि यहीं अच्छे से उनको तैयार कर लिया जाए। अब देखिए, रो तथा कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में स्प्रेडशीट में हर सेल का सेल एड्रेस होता है जो उस सेल का लोकेशन बताता है। ठीक है। सेल एड्रेस सेल के कॉलम अक्षर, कॉलम लेटर और रो का कॉम्बिनेशन है, जो अपन ने पहले ही देख लिया। जैसे कि मान लीजिए ये वाला n है और ये वाला 17 है, तो इसको क्या बोलेंगे? n17 इसका सेल एड्रेस हो गया। समझ गए? अब स्प्रेडशीट में रो तथा कॉलम में हर वर्ग खाने को एक एड्रेस देता है, जैसे अपन ने अभी पढ़ ही लिया। वर्कशीट में कॉलम वर्टिकल अपीयर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ नहीं बताई थी, ये अब बता देता हूँ आपको। एक सेकंड, थोड़ा क्लियर करता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाया जा सके, क्योंकि देखो इनमें सब चीज़ क्या है, समझने की चीज़ है। आपने एक बार समझ लिया, आपको कुछ भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है ना। एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर उसके बाद रटने का कुछ भी नहीं बचता है। अब देखिए, ये आपके सामने एक सेल है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ी बड़ी बना देता हूँ इसको। जैसे मान लीजिए ये सेल बनाई। ठीक, ये मैंने आपके सामने सेल बना दिया। अब ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? लेंथ। ठीक है, और ये क्या होती है? ये होती है ब्रेथ। ठीक है, आपने कभी रेक्टेंगल्स पढ़े हों, स्क्वायर पढ़े हों, तो आपको ये पता होगा, ब्रेथ। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, ये जो ऊपर से नीचे आ रही है, जैसे आई है, आई की क्या हो गई? ये एक सेल हो गई है ना। I11 की मान लीजिए, ये I और 11 की क्या है? एक सेल है, मतलब एक छोटी सी सेल है। मैंने उसको बड़ा हाईलाइट करके बता दिया। तो अब ये देखिए, जो ऊपर से जो सेल आ रही है, तो ये इन दोनों में से ज़्यादा चौड़ा कौन सा है और ज़्यादा पतला कौन सा है? तो आप ये बोलेंगे जो कॉलम है, वह कॉलम की हाइट कितनी है? कॉलम की हाइट ये है। ठीक है, तो मतलब कॉलम की हाइट, मतलब कॉलम की हाइट नहीं होती, ब्रेथ होता है ना। इसको अपन बोलेंगे ब्रेथ। तो ये चौड़ी है, कम चौड़ी है। ठीक है, और अगर अपन बात करें रोज़ की, तो रोज़ का लेंथ क्या होगी? रोज़ ऐसे जा रही है ना। रेड पेन से बना देता हूँ। तो रोज़ कहाँ से लेके, ये वाली रेड कहाँ गया? ये रहा, ये मैंने रेड पेन से बनाया, तो ये हो गया रो। ठीक है, और जो ब्लैक पेन से बनाया था, कॉलम। ठीक है, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गई। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, क्योंकि इसी में से क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रो है, इसकी साइज थी 12.75। ठीक है, पॉइंट, और इसकी साइज थी 8.43। ठीक है, 8.43। ठीक, तो ये 12.75 पॉइंट हो गया और 8.43 पॉइंट्स हो गया। ये आगे चल के देख लेंगे, पर ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, इसकी साइज लेंथ क्या होती है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, कॉलम में टेक्स्ट बाय लेफ्ट अलाइन में नंबर राइट अलाइन होता है। अब कैसे होता है वो आगे बताता हूँ आपको, नेक्स्ट पेज पे चलता है। अब जैसे देखिए, लेफ्ट में क्या होगा? टेक्स्ट होगा, और नंबर कहाँ होगा? बाद में होगा। जैसे मान लीजिए सेल हो गई, तो हम टेक्स्ट कहाँ लिखेंगे? हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए आप वर्कशीट में काम कर रहे हैं, है ना, तो आपने जब कैरेक्टर लिखे तो नंबर पहले आएंगे कि कैरेक्टर पहले आएगा? तो कैरेक्टर लेफ्ट में पहले आएगा, उसके बाद नंबर आएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। देखो, यहाँ पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में पता होनी चाहिए, हर एक चीज़ बारीकी, क्योंकि स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछेंगे और बहुत हार्ड होगा वो। इसमें से 3 कंपोनेंट वर्कशीट, ग्राफ तथा डेटाबेस मैनेजमेंट शामिल है। एक्सेल में रो की संख्या कितनी है? 10,48,576, है ना। तो ये कितनी रोज, मतलब एक, ये नीचे की तरफ जैसे जैसे जाते जाएंगे तो ये रोज हो जाएंगी, है ना। पर रोज क्या है? इस तरीके से। ठीक है, लंबाई में। तो ये कितनी है? 10,48,576। ये आपको रोज़ की संख्या मिलेगी, इतनी रोज़ मिलेंगी। अगर हम बात करें कॉलम्स की, तो कॉलम्स हमें कितने मिलेंगे? कॉलम्स हमें मिलेंगे 16,384। ये आपको डेटा याद रखना है, 10,48,576 और 16,384। ये डेटा आपको याद रखना है। यहाँ से, इस पॉइंट से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ।
ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, रॉ की लंबाई अपन ने पीछे ही देख ली थी 12.75, और कॉलम की चौड़ाई अपन ने देखी थी 8.43। ठीक है, तो जैसे ये रो है तो ये तो 12 पॉइंट कितना हो गया 75, और ये कॉलम हो गई तो कॉलम की कितनी हो गई 8.43, 43 पॉइंट्स। इसको पॉइंट्स बोलेंगे, पीटी जो लिखा हुआ है पीटी का मतलब पॉइंट्स। ठीक है, ये डेटा याद रखना है, 8.43 और 12.75, 3-4 बार याद करेंगे। आपको याद रखना तो शुरू का डेटा याद करा देता हूँ। 8 मतलब 4 की टेबल है, 8 तिया वो 4 तिया 8, 4 4 बोलिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, रो एक से शुरू होकर 10,48,576 तक होती है, और कॉलम्स कितने होते हैं, ए से शुरू होकर XFD होते हैं। और XFD का अगर काउंटिंग पूछी जाए तो ये कौन से नंबर की होगी, ये 16,000, ठीक है, 384 नंबर की होगा XFD। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इन चीज़ों का क्या है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ, एक वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं, ये अपन ने देखा, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। एक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं, 3 शीट्स होती हैं, यहाँ से याद कर लीजिए। ठीक, एक वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं। एक्सेल विंडो के बाई शीट 1, 2 और 3 के नाम से होती हैं, पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, ऐसे ही आएगी, इसी ऑर्डर में याद करनी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह को सेल रेंज कहते हैं। ठीक है, तो अब जो ये आयताकार सेल समूह है जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, सेल रेंज बोलेंगे। और देखो, इनका जो ये जो होती है ना इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के उदाहरण कौन से हैं, लोटस 1, 2, 3 और MS एक्सेल, ये इसके क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के उदाहरण है। ये एग्जाम में पूछा था कि कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण नहीं है ना। पहले तो अब तो बहुत सारी स्प्रेडशीट्स आ गई हैं, परंतु ये 2 याद रख सकते हैं। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। ठीक है, वर्कबुक क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फाइल या डॉक्यूमेंट को वर्कबुक कहते हैं। ठीक, जिस पर अपन काम कर रहे हैं, वर्कशीट बोल दीजिए, वर्कबुक बोल लीजिए, बुक तो है ही, बुक 1। ठीक है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम हो गया। इसमें एक या एक से अधिक वर्कशीट का संग्रह होता है। वर्कशीट रो और कॉलम के ग्रिड में बटा होता है। वही रोज़ ये हो गई, ये वाली रोज़ हो गई, ठीक है, और ये वाले क्या हो गए, कॉलम हो गए। ये याद रखना है, वर्कशीट में विस्तार से डेटा का विश्लेषण करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 1 मिलियन रो और कॉलम प्रति वर्कशीट की सुविधा प्रोवाइड कराता है। तो कितनी हो गई वो नंबर याद करके बताइए, 10,48,576। ठीक है, और ये कितनी हो गई 16,000। चलो ये कमेंट में लिखिए, आप आपको रटना नहीं है, कमेंट में लिखना है। कमेंट में यही लिखना है कि हमारे जो कॉलम्स होते हैं वो उसकी मैक्सिमम साइज़ कितना होता है, और ABCD में उसका क्या नाम होता है। ठीक है, आपको ये दोनों कमेंट करना है। सेल एड्रेस का एड्रेस 2 भागों से बना होता है, कॉलम तथा रो, है ना। ये अपन ने अभी देखा ही था, जैसे मान लीजिए 5वां कौन सा अक्षर है, ई। देखो यहाँ पे उदाहरण में भी दे रखा है, तीसरा रो है तो तीसरे रो पे क्लिक करें पहले। ठीक है, 5वां कॉलम देख लें। अब कॉलम का नाम पहले आएगा तो ई पहले लिखेंगे, फिर ये रो का नाम आएगा तो इसके बाद 3 लिखेंगे, तो E3 हो जाएगा। इस सेल का नाम क्या हो जाएगा, एड्रेस क्या हो जाएगा, 3E3 हो जाएगा। नाम बोल दीजिए, चाहे कुछ भी बोल दीजिए, जो मर्जी वो बोल दीजिए। सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम का एक भाग जो रो एवं कॉलम से मिलकर बना होता है, जिसमें डेटा को लिखा जाता है। जो भी अपन डेटा लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला लिखा, तो ये कहाँ शो हो रहा है, फॉर्मूला बार के अंदर शो हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चले। अब देखिए व्हाट इफ एनालिसिस क्या है। देखो व्हाट इफ एनालिसिस होता है कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ठीक है, अब ये आपके सामने ये डेटा वाला टैब हो गया। डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस आपने खोला। व्हाट इफ एनालिसिस खोलने के बाद में आपको इसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, पहला सिनेरियो मैनेजर, दूसरा गोल सीक। यही बस इसमें यही पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इफ एनालिसिस में आपको इनमें से कौन सा संबंध नहीं है या संबंध है, या फिर गोल सीक क्या होता है। ठीक है, ये इन्हीं के बारे में, इन तीनों में से कुछ एक पूछ सकता है। ऊपर की चीज़ पूछेगा क्योंकि बेसिक्स पूछ रहा है ना, अपन को कोई इनमें मास्टरी थोड़ी करनी है। वरना क्या होता है, एक्सेल के अंदर ही कितनी कम से कम 10-20 घंटों की एक क्लास हो जाएगी, और उसके अंदर भी बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, मतलब रिसर्च पूरी करनी पड़ जाती है। अब देखिए सिनेरियो मैनेजर, इनके मतलब मैं आपको बताता हूँ, गोल सीक एंड डेटा टेबल।
अब ये 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं, किसके अंदर है, व्हाट इफ एनालिसिस इन एक्सेल। पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए अपन को, ठीक। अपन एक्सेल में क्या करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं। एक्सेल का काम ही क्या है, मैथ्स की कैलकुलेशन करना, रिकॉर्ड्स बनाना, स्टैटिस्टिकल डाटा प्रिपेयर करना। आप जो भी इस तरीके के काम करना चाहते हैं वो करेंगे। तो अब क्या है, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्या करेंगे, या तो पुराने रिकॉर्ड से करेंगे या नए रिकॉर्ड के लिए करेंगे, या फिर आपके पास में जो डाटा है उसी डाटा का एनालिसिस करेंगे। और अगर जैसे मान लीजिए आपके पास में कॉस्ट, आपके पास में 3 मटेरियल हैं XYZ, ठीक है, उनकी कॉस्टिंग ये आ रही है, उनकी यूनिटिंग ये है ना, इतनी क्वांटिटी में आप इसको परचेज कर रहे हैं और टोटल यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको, 64,000 रुपये पड़ रही है। अब आपने ये एनालिसिस किया, नहीं भैया यार 64,000 तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो मेरा बजट ही नहीं है ना, तो अब क्या करूँ मैं, चलो एनालिसिस करता हूँ। अगर जैसे मान लीजिए 32,000 रुपये का मैं इसको खरीदना चाहूँ तो मुझे क्वांटिटी कितनी रखनी पड़ेगी, कॉस्ट कितनी रखनी पड़ेगी, है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये वाला गोल सीक वाला, क्योंकि अपना गोल है, गोल कितना 64,000 को 32,000 रुपये लाना। तो अपन क्या करेंगे जी, गोल सीक में जाएंगे, 64,000 की जगह इसमें गोल सीक में डेटा में डालेंगे 32,000, ठीक है। 64,000 डालेंगे पर अपन को चाहिए क्या, 32,000 वाला डेटा चाहिए। तो 32,000 जैसे डालेंगे तो वो क्या करेगा, यूनिट आप क्या चेंज चाहते हैं, कॉस्ट सेम रखना चाहते हैं तो कॉस्ट सेम रख लीजिए, और दोनों में बदलाव चाहते हैं तो दोनों में बदल के दे देगा। और आप चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए भैया, मैं तो इतना महंगा ही खरीदूंगा चाहे यूनिट ऊपर नीचे हो जाए, है ना। पर आप कंजूस प्रवृत्ति के मान लीजिए, है ना। तो आप क्या चाहते हैं, कॉस्ट में बदलाव हो जाए, यूनिट तो मुझे क्वांटिटी तो उतनी चाहिए भैया। तो आप क्या करेंगे, यूनिट जो क्वांटिटी है इसको सेम रख लेंगे, कॉस्ट में बदलाव के लिए जैसे ही आप इस कमांड को डालेंगे 32,000, तो ये इनकी रेटों में परिवर्तित करके आपको दिखा देगा कि आप 20 यूनिट खरीदना चाहते हैं तो आपको कॉस्ट पड़नी चाहिए 500 रुपये एक्स मटेरियल की, वाई मटेरियल की आपको पड़नी चाहिए 600 रुपये, ठीक है, और जेड मटेरियल की आपको पड़नी चाहिए 700 रुपये। अगर आप इस रेट में ये वाले आइटम खरीदते हैं 20 यूनिट, 18 यूनिट और 16 यूनिट, तो ये आपकी प्राइस आ जाएगी 32,000 रुपीज़ पर। तो ये कहाँ से पता चला आपको, गोल सीख से पता चला कि आपने ये मतलब एनालिसिस कर लिया। ये सिर्फ एनालिसिस करने के लिए कि आप डेटा को कंपेयर करना चाहते हैं। अब ये देखो डेटा टेबल है, आपके पास पुरानी डेटा पड़ी है और नई डेटा के साथ में आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब ये देखो सिनेरियो मैनेजर, सिनेरियो मैनेजर का मतलब क्या है, आपने क्या करा, आपने पिछले 10 सालों से अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते आ रहे हैं, सिनेरियो मैनेजर में सेव करते जा रहे हैं। आज मान लीजिए 2022 चल रही है, ठीक है, आप चाहते हैं कि नहीं यार आज की जो रेट्स हैं मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ, मेरी पिछली जो 2010 की रेट थी, ठीक है, 2010 वाले में, तो आप सिनेरियो मैनेजर खोलेंगे, आप इसमें 2010 में जो आपने डेटा सेव किया होगा उसमें जैसे ही क्लिक करके इसका डाटा डालेंगे तो वहाँ से क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आज की डेट दिखा देगा कि भाई 2000, अगर यही सेम क्वांटिटी आपने 2010 में खरीदी होती है तो ये इतने की नहीं पड़ती, इसकी रेट ये आती है, ठीक है, और इसकी टोटल प्राइस ये पड़ती है, तो वो उसकी कैलकुलेशन करके पहले ही बता देगा। तो ये व्हाट इफ एनालिसिस क्या है, आपको कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है ना। अब देखिए स्प्रेडशीट में एक या अधिक स्थानों को बदलना चाहते हैं तो सभी संबंधित फॉर्मूले स्वतः पुनर्गणना कर लेते हैं, इसीलिए हम किसी वैल्यू को बदल सकते हैं और इसका प्रभाव संबंधित सेल में देखा जा सकता है। इस क्रिया को व्हाट इफ एनालिसिस कहते हैं। अब देखिए ये कैसे करेगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई कैलकुलेशन कैसे करेगा, जो आपने इसमें फॉर्मूला डाला उसी अकॉर्डिंग तो करेगा। तो यही चीज़ बता रहा है कि स्प्रेडशीट में एक या अधिक स्थानों में बदलाव करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कॉस्ट में बदलाव करना चाहते हैं या यूनिट में बदलाव करना चाहते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो सभी संबंधित फॉर्मूले स्वतः पुनर्गणना कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप इस कॉस्ट में बदलाव करना चाहते हैं 32,000 रुपये की से अकॉर्डिंग, तो जो इनकी कैलकुलेशन है, जो फॉर्मूला है, वो अपने आप उसकी कैलकुलेशन करके आपके सामने डेटा को प्रेजेंट कर देगा। इसीलिए हम किसी वैल्यू को बदल सकते हैं और इसका प्रभाव मतलब जो इम्पैक्ट आएगा, जैसे मान लीजिए अपन को 32,000 करना है और इसकी कॉस्टिंग पे क्या प्रभाव आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वो यहाँ पर आपको शो करके दिखा देगा। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए इतना डेप्थ में बताया जा रहा है, ठीक है। इस क्रिया को व्हाट इफ एनालिसिस कहा जाता है और इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से, एक गोल सीक, सिनेरियो मैनेजर और डेटा टेबल होता है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये व्हाट इफ एनालिसिस हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि हमारे द्वारा जो आपको CET का कोर्स कराया जा रहा है वो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। आप उसके बारे में रिव्यूज़ लिखिए जिससे हम और ज़्यादा मोटिवेट हों और ज़्यादा एनर्जी के साथ में वीडियोज़ लेकर आएँ, ठीक। अब देखिए रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे, इसके आगे से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
ठीक है। और देखिए आज मैं आपसे कोई एमसीक्यू नहीं पूछ रहा, कोई क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि क्या है, आप कमेंट करते नहीं हैं, आप आंसर देते नहीं हैं। अगर आप आंसर देंगे तो हमें भी अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि देखो इंटरेक्शन एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर आप उसका आंसर देंगे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप आंसर देंगे, तो फिर मज़ा आता है। अब मान लीजिए मैं सिर्फ इधर से तीर छोड़ता रहूँ, उधर से कोई कैच करने वाला ही नहीं है, तो फिर मज़ा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो इसीलिए इंटरेक्शन क्या होता है, टू साइड वे होता है ना। सिंगल साइड होगा तो फिर उसमें इतना मज़ा नहीं आता है। अब देखिए ये एमसीक्यू वाला पार्ट, अब आपको ये बताना है कि नेक्स्ट लेक्चर किस चीज़ पे चाहिए आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसके बाद में साइंस स्टार्ट कराई जाए, राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपको किस चीज़ पे लेक्चर चाहिए नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है। तो जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उस पर हम नया लेक्चर सीरीज चालू कर देंगे सीईटी के लिए। तो अभी तो ये कंप्लीट हो जाएगा इसी हफ्ते के अंदर, है ना। कंप्यूटर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराकर फिर इसके सिर्फ एमसीक्यू कराए जाएंगे, वो भी रेगुलर बेसिस पे कराए जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो, है ना। नहीं चाहेंगे तो नहीं कराएंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के व्यूज़ देते हैं, किस तरीके से आप कमेंट करते हैं। ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। जब आपको कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है तो उसको भरपूर भरकर ग्रैब करिए, ठीक है। आप और लेक्चर्स भी देख सकते हैं सीईटी पर या फिर और भी सब्जेक्ट्स पर, आप हमारे इसको कंपेयर कर सकते हैं, है ना। वैसे मैं बोलूँगा नहीं कंपेयर करें, क्योंकि देखो सभी टीचर्स का अपना एक रोल होता है और वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं। हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, सबका अच्छा मानना चाहिए, और हर किसी के एफर्ट्स अच्छे होते हैं ऐसा मानना चाहिए। बस ये डिपेंड करता है कि कौन कितना कवर करवा पा रहा है चीज़ों को और किस तरीके से समझा पा रहा है। और बाकी बच्चों पे भी डिपेंड करता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टीचर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो क्या है, सिर्फ उनको किताब दे दो, कितनी भी किताब दे दो वो सोच ऐसे ही पढ़ पढ़ के ही सीख जाते हैं। कई ऐसे होते हैं उनको रात दिन समझाते रहो समझाते रहो समझाते रहो, वो तब भी नहीं समझ पाते हैं। तो टीचर का रोल तो क्या होता है, सिर्फ एक गाइड करना होता है ना। और बाकी मेन काम किसका होता है, स्टूडेंट का होता है कि वो उस चीज़ से कितना सीख रहा है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये डॉलर लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो नोट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है कंप्यूटर का। आप इनको बहुत अच्छे से रेगुलर बेसिस पे रिकॉल करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको यहीं से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, है ना। और आप और लोगों से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज का फिर सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं। और तो फिर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई सजेशन हो, तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज बाय, मिलते हैं कल सुबह।